हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू इकोनॉमिक्स के। ये हमारी क्लास नंबर 7 होगी, जिसने पहले क्लास 6 के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। एक बार जाके जरूर एक बार उनमें से निकल जाना कि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर एक बार आज की क्लास में हम लोग अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, आरबीआई ग्रेड बी, अलग अलग एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, उनको फिर से हम डिस्कस करते हैं। कुछ नए क्वेश्चंस के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले आपको हम बता दें एक जानकारी, अगर आप लोग हमारी ईयर बुक करंट अफेयर की परचेज करना चाहते हैं या उसका आनंद उठाना चाहते हैं, तो आप सॉफ्ट कॉपी भी खरीद सकते हैं, हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको परचमक्लासेस.in पे ऑर्डर करना होगा और हार्ड कॉपी के लिए परचमस्टोर.in पे आपको ऑर्डर करना होगा। ठीक है, तो आप अपनी बुक को परचेज कर सकते हैं, अपने घर तक मंगवा सकते हैं। इसके अंदर दिसंबर 2022 से जनवरी 2022 की सभी न्यूज जो है वो कवर की जा रही है, जिसके अंदर इंडेक्स, रैंकिंग, फिनेंस की न्यूज, इकोनॉमिक्स की न्यूज, पॉलिटी की न्यूज, हर तरीके की न्यूज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और जो कोर्सेज चल रहे हैं ऐप पे, एक चल रहा है एसएससी जीए का कोर्स, जिसके अंदर कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं। सारा बैच रिकॉर्डेड होगा, डे 1 पे ही सिलेबस आपके हाथ में होगा। और एक बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसको मैं करवा रही हूँ, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक इकोनॉमिक्स। इसके अंदर क्या हो रहा है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स कवर करवाई जाएगी और इसके अंदर कंप्लीट एसएससी जनरल अवेयरनेस कवर करवाया जा रहा है। ठीक है, दोनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% का ऑफ चाहिए, देन यूज कोड PAIL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है द टर्म बियर एंड बुल आर यूज्ड टू डिस्क्राइब जनरल एक्शंस एंड एटीट्यूड्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल एक्टिविटीज। हिंदी वाले भी देख सकते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग किस वाणिज्यिक गतिविधि से संबंधित है। बियर और बुल क्या होते हैं? देखो, ये इन्वेस्टर के प्रकार है। बियर और बुल जो है वो इन्वेस्टर के प्रकार है। ठीक है, किसके प्रकार है? इन्वेस्टर के, निवेशकों के प्रकार है। ठीक है, कुछ होते हैं बुल इन्वेस्टर और कुछ होते हैं बियर इन्वेस्टर। बुल इन्वेस्टर कौन से होते हैं? जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर एक जिज्ञासा, एक आशा लगी रहती है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद फिर मैं अपने शेयर बेचूंगा। मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का जिगरा रखते हैं। लेकिन जो बियर होते हैं वो पेसिमिस्टिक से होते हैं। हर वक्त इनके दिमाग में एक डर बना रहता है कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। एक रुपया बढ़ते ही, थोड़ा सा ही रुपया बढ़ते ही, थोड़ा सा ही अमाउंट बढ़ते ही ये फटाफट अपने शेयर बेचने की कोशिश करते हैं कि कहीं हम डूब ना जाएं। ये शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बुल और बियर किससे जुड़े हुए हैं? बुल और बियर जो है ये स्टैग इन्वेस्टर हैं और ये स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। किससे? स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। आंसर क्या आ गया इसका? डी इसका आंसर आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश कौन करता है? आपको पता है, आर्थिक सर्वेक्षण इसको हिंदी में कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को एक ही डिपार्टमेंट बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। और वो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 5 डिपार्टमेंट्स हैं। इन 5 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DEA यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये इसको पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पब्लिश करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और बजट से एक दिन पहले इसको अनाउंस किया जाता है। इसको एक दिन पहले, जिस दिन बजट आना है उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा और उसके अंदर सारी सरकार की डिटेलिंग होगी, किस स्कीम में हमने क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। भारत के अंदर जो प्लानिंग है, पंचवर्षीय जैसे हमने योजनाएं चलाई थी, ये कहां से अपना ऑब्जेक्टिव, अपना उद्देश्य कहां से लेता है? आपको पता है प्लानिंग जो है वो हमने यूएसएसआर से यानी सोवियत संघ से समझा था। सोवियत संघ से हमने बोरो किया था प्लानिंग के बारे में। 5 ईयर प्लान्स को हमने सोवियत संघ से यानी सोवियत यूनियन से हम लोगों ने इसको उधार लिया था। ठीक है, इसको बोरो किया था। और ये जो है ये एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताता है। ये क्या है? ये एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जिक्र करता है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी देख लीजिए कहां लिखी हुई है। वो लिखी हुई है आपके डीपीएसपी में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि भारत जो है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर ये बात होगा कि हमको एक वेलफेयर सोसाइटी बनानी है। ठीक है, आर्टिकल 38 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हमको एक वेलफेयर और यानी कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो हमने देखा आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने
ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी दी थी वो कौन सी बुक में दी थी, उनकी बुक का नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी आपको पता है कि बहुत एक अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे और एक मैं कहूंगी कि हमारी फ्रीडम की लड़ाई में भी बहुत ज्यादा इनका योगदान था। तो इन्होंने बुक लिखी थी, वैसे तो बहुत सारी लिखी थी, बहुत सारे न्यूज़पेपर भी छापे थे इन्होंने, बट यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक के अंदर इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बंगाल था भारत का, वो एक इतना रिच स्टेट था और अंग्रेजों ने उस रिच स्टेट को किस तरीके से खोखला किया और अपने वेल्थ को ड्रेन कर दिया, हमारे वेल्थ को ड्रेन कर दिया ब्रिटेन के अंदर। तो कौन सी बुक थी वो? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि प्लानिंग कमीशन के बारे में हमको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमको ट्रू स्टेटमेंट छांटनी है योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग यानी कि इट वाज सेटअप इन 1950, बिल्कुल सही बात है, 15 मार्च 1950 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जहां एक दिख रहा है वो तो आएगा, जहां नहीं दिख रहा उसको कट कर दो, एलिमिनेशन कहते हैं इसको। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल गलत बात है। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? देखो स्टूडेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं उसका जिक्र होगा, कोई ना कोई आर्टिकल उसके लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये सब क्या है? सुप्रीम कोर्ट, इन सबको कोई ना कोई आर्टिकल अलॉटेड है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, ठीक है, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324। तो इनके लिए क्या है? ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? क्योंकि इनके लिए कोई ना कोई आर्टिकल जो है अलग से मेंशन किया गया है। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन है वो भारत के संविधान में कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है, इसलिए ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, जिसमें सेकंड है उसको भी काट दीजिए। आंसर आ गया 1 एंड 3। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, बिल्कुल सही बात है, ये एडवाइज करता है। फाइनल डिसीजन फिर इसका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल लेता है, ये सिर्फ एडवाइज कर देता था। आज के दिन प्लानिंग कमीशन नहीं है, इसकी जगह हम लोगों ने नीति आयोग बना दिया। 1 जनवरी 2015 को हम लोगों ने नीति आयोग बना दिया, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 एंड 3। ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक बॉडी है जो आपको 5 ईयर प्लान्स के बारे में बताती थी। तो आंसर आ गया 1 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है उसको देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कर्व की डिटेलिंग दी हुई है, आपको उस कर्व को पहचानना है। ये कर्व क्या है कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर गुड विद रिस्पेक्ट टू हाउस होल्ड इनकम, आपकी इनकम कितनी हो रही है उस हिसाब से आप किसी पर्टिकुलर गुड पे कितना एक्सपेंड कर रहे हो, ये कौन सा ग्राफ बताता है? ये फिलिप कर्व बताता है क्या? फिलिप कर्व तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। एंजल कर्व बताता है, ये बात बिल्कुल सही है। एंजल कर्व जो है वो क्या बताता है? एंजल कर्व बताता है यहाँ पे तो है आपकी इनकम, ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर गुड के लिए। अब जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? जल्दी से जाके इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में टाइप्स ऑफ गुड्स देखिए, वहां मैंने बताया हुआ है। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप उनकी डिमांड को बढ़ाते हो, आप उनकी खपत को बढ़ाते हो। तो इनकम बढ़ रही है तो उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी, कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। लेकिन जो इंफीरियर गुड्स होती है, इंफीरियर गुड्स जिनको हम मजबूरी में खा रहे थे, जैसे ही इनकम बढ़ी आपने उनको लेना बंद कर दिया। यानी कि जैसे कि डालडा घी इसका एग्जाम्पल है। अब आप देसी पे शिफ्ट हो जाओगे, देसी घी खाओगे, डालडा घी नहीं खाओगे। डालडा घी एक इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड है, और देसी घी जो है वो एक नॉर्मल गुड है, क्योंकि देसी घी की जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आप डिमांड बढ़ा रहे हो। डालडा घी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आप उसकी डिमांड को कम कर रहे हो। ठीक है, तो जो इंफीरियर गुड्स आपके होंगे वहां पे क्या होगा? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप उनकी डिमांड को कम कर दोगे और इस तरीके का कुछ ग्राफ बन जाएगा। यानी कि गुड के हिसाब से आप कितना पार्ट एक्सपेंड कर रहे हो अपनी इनकम का, अपनी आपने डिमांड इनकम के हिसाब से पर्टिकुलर गुड के लिए कैसे कम ज्यादा किए, किसने बताया? एंजल कर्व ने बताया। अर्नस्ट एंजल नाम के इकोनॉमिस्ट ने ये कर्व दिया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? एंजल कर्व, यानी कि बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन को और क्या नाम से जानते हैं? गैलोपिंग इन्फ्लेशन को हम रनिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या होता है, एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में मैंने करवाया यूट्यूब पे ही। क्रीपिंग में क्या होता है? 0 से लेके 4% अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है किन्हीं गुड्स में एक साल के अंदर, उसको हम कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। भाई धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये हेल्दी इन्फ्लेशन होता है।
फिर आता है आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी चल चल के बढ़ रहा है। इसके अंदर क्या होता है, 4 से 10% तक अगर इंक्रीज हो रहा है आपकी इन्फ्लेशन में एक साल में, उसको हम कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद आता है आपका रनिंग इन्फ्लेशन, यानी कि अब महंगाई और ज्यादा दौड़ रही है, जो 10% से 20% एक साल में इंक्रीज हो रहा है अगर महंगाई, उसको हम रनिंग भी कहते हैं या इसको आप गैलोपिंग भी कह सकते हो। ठीक है, इसका एक और नाम मैं आपको बताती हूं, इसको जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, 10 से 20% किसी चीज में इंक्रीज होना एक साल में रनिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मैल्थ्यूजियन थ्योरी किस चीज से रिलेटेड है। सबको पता है जो मैल्थस थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी, इसमें ज्यादा डिटेलिंग का कुछ नहीं है, पॉपुलेशन थ्योरी से रिलेटेड है, जनसंख्या के सिद्धांत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक किसने लिखी, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये एम विश्वेश्वरैया ने बुक लिखी थी। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो कहीं पे फैक्चुअल कहीं पे कंसेप्चुअल, इस तरीके के क्वेश्चन सब मिक्स मिलेंगे आपको। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक किसने लिखी थी, एम विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया ने, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग भी इन्हीं को ही कहते हैं। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने 1934 में पहली बार, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, इन्हीं व्यक्ति ने, एम विश्वेश्वरैया ने ही 1934 में पहली बार एक ड्राफ्ट प्लान करके दिया था, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करके दिया था भारत के लोगों को कि प्लानिंग देखो ऐसे बनती है। इंडियंस को तो पता ही नहीं था क्या प्लानिंग। जब यूएसए और यूएसएसआर आपस में प्लानिंग कर रहे हैं अपने अपने देश के अंदर, तब भारत को ये लगा यार कुछ तो है, हमें भी करना पड़ेगा। तब एम विश्वेश्वरैया जो एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, जो एक मैथमेटिशियन भी हैं, ठीक है, जो एक स्टैटिस्टिशियन भी हैं, उन्होंने बताया था एक ड्राफ्ट तैयार करके कि इस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग बनती है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग भी कहते हैं। और प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक भी एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ डिमांड डेफिशिएंसी इन एन इकोनॉमी। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मांग ही नहीं है, जैसे लॉकडाउन में हुआ था, पैसा ही नहीं है लोगों के पास, वो डिमांड कहां से करेंगे। डिमांड नहीं होने के कारण कौन सी परिस्थिति हो जाती है, पॉवर्टी, नो, ये तो पैसा ना होना होता है, रिसेशन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो प्राइस राइज हो रहे हैं यानी डिमांड बढ़ रही है, इसको हम कहते हैं स्टैग्नेशन, यानी कि स्टैग्नेशन नहीं है। ठीक है, स्टैग्नेशन आ गया है, रुक गई है, डिमांड ही नहीं हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन। ठीक है, स्टैग्नेशन से ज्यादा बेटर हम इसको रिसेशन कहेंगे, हम क्या कहेंगे, मंदी आ गई है। ठीक है, मंदी आ गई है क्योंकि डिमांड नहीं है, इसको कहते हैं मंदी आना। तो आंसर क्या आ जाएगा, रिसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कर्व शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का इनवर्स रिलेशन। कौन सा कर्व अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का इनवर्स रिलेशन शो करता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब मैंने इन्फ्लेशन कराया था, कुछ इस तरीके का ये बनता है, यहाँ पे होते हैं प्राइस यानी कि इन्फ्लेशन, और यहाँ पे होता है अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो जेम्स फिलिप थे उन्होंने बताया कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। हमने कहा कैसे फिलिप भाई, ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो किसी भी चीज के प्राइस जब बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, जब उसकी डिमांड बढ़ रही है। मैंने कहा बिल्कुल सही, प्राइस तो तभी बढ़ेंगे जब डिमांड बढ़ रही है। बोले डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा। मैंने कहा ये भी बात बिल्कुल सही है। बोले फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेबर भी तो ज्यादा चाहिएगी। मैंने कहा ये भी बात बिल्कुल सही है। बोले फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो फिलिप कर्व ये बताता है जैसे जैसे प्राइस राइज होंगे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फिलिप कर्व। ठीक है, दो कर्व बता दिए मैंने, एंजल कर्व और फिलिप कर्व। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है, एक्साइज आपको पता है प्रोडक्शन पे लगती है। आज के दिन इसकी जगह जीएसटी लिया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन कुछ चीजों पे आज भी एक्साइज लग रहा है, जैसे पेट्रोल, जैसे लिकर। ठीक है, आज भी इन पे एक्साइज ही लिया जा रहा है, सीएनजी पे आज भी एक्साइज ही लिया जा रहा है। बहुत सारी चीजों से जो एक्साइज है वो हट गया, ये प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन टैक्स होता था, प्रोडक्शन पे लिया जाता था। तो आंसर क्या आएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी जो है वो लागू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी करवाया था, फिर से ये किसी एग्जाम में आया होगा तो मैंने फिर से डाल दिया। लॉरेंस कर्व क्या बताता है, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बताता है।
कि किस इंसान के पास, कितने वर्ग के पास क्या पैसा जा रहा है, यानी इनइक्वालिटी बताता है, असमानताएं बताता है। तो आंसर क्या आएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सी आंसर आ जाएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लॉरेंस कर्व बताता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मैंने आप लोगों को बना के भी बताया था। ये आपको कौन से चैप्टर में मिलेगा, पॉवर्टी वाली यूनिट में जाओ, पॉवर्टी वाले चैप्टर में जाओ और वहां पे आपको मिल जाएगा। और इसी से ही जुड़ा हुआ था गिनी कोफिशिएंट, जो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। किसी का गिनी कोफिशिएंट 0 आ रहा है, इट मींस वहां कंप्लीट इक्वालिटी है। वो देश ऐसा है, सब अमीर या सब गरीब एक जैसे हैं। जिस भी देश का गिनी कोफिशिएंट 1 आ रहा है, मतलब वहां कंप्लीट इनइक्वालिटी है, एक व्यक्ति तो बहुत गरीब, एक व्यक्ति बहुत अमीर। तो जो लॉरेंस कर्व है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक टर्शरी एक्टिविटी है। मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कराई थी जब मैंने आपको जीडीपी यानी नेशनल इनकम में करवा रही थी। वहां पे मैंने आपको ये बताया था टर्शरी एक्टिविटी के अंदर सर्विस सेक्टर आएगा। कोई भी वो चीज जो इनटेंजिबल है, जिसको आप छू नहीं सकते, वो सर्विस सेक्टर में आएगा। प्राइमरी में कोई भी वो चीज जो नेचर आपको दे रहा है, वो प्राइमरी में, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे फिशरी, जैसे माइनिंग, वो सब चीजें प्राइमरी में आई। सेकेंडरी में क्या आता है, प्राइमरी की चीजों को यूज करके आप जब कुछ फिनिश्ड गुड बनाते हो, वहां पे सेकेंडरी सेक्टर आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, टर्शरी एक्टिविटी पूछ रहा है। तो इनमें से फार्मिंग प्राइमरी है, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी है, डेयरिंग ये भी प्राइमरी है। ठीक है, डेयरी पशु वगैरह जो है ये आपको प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा माना जाएगा, नेचर ने दिया है। व्यापार जो है, व्यापार करना, आप व्यापार को छू सकते हो क्या, नहीं, वो इनटेंजिबल है, इसीलिए टर्शरी सेक्टर का हिस्सा है। आंसर क्या आ जाएगा, डी फॉर डॉगी। ठीक है, आंसर आ जाएगा ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे किस 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना के नाम से जानते हैं। देखो, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, यहाँ पे आर के गडगिल नाम के ऑफिसर थे, जिनको उस समय प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन का डिप्यूटी चेयरमैन बनाया गया था, क्योंकि चेयरमैन तो प्रधानमंत्री होते थे। तो आर के गडगिल को प्लानिंग कमीशन का डिप्यूटी चेयरमैन बनाया गया था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान से ये जुड़ा हुआ है, किससे, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो इसीलिए थर्ड 5 ईयर प्लान जो कब से कब तक चला, ये चला 1961 से 1966। और जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो अपना मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान था, बहुत लॉस हुआ था हमें, क्योंकि पाकिस्तान से लड़ाई होना, चाइना से लड़ाई होना, देश के अंदर अकाल आ जाना, बहुत गंभीर समस्याएं यहाँ पे हो गई थी। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है 1961 से 66, आर के गडगिल यहाँ पे डिप्यूटी चेयरमैन थे। मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान भी इसको कहते हैं, सबसे असफल योजना। सबसे ज्यादा चोट अपने को यहीं लगी थी। ठीक है, क्योंकि 1962 में हम लोगों ने चाइना से वॉर किया, 65 में पाकिस्तान से वॉर किया, 66 में आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ा आपको मजबूरी में। तो ये सब घटनाएं घट रही है, थर्ड 5 ईयर प्लान इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 5 ईयर प्लान, ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ है। देखो, ये समय था इंदिरा गांधी का। 1982 में 2 बैंक बनते हैं, एक बनता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और एक बनता है नाबार्ड। 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड भी बनता है। ठीक है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड भी बनता है और 1982 अप्रैल में ही, अप्रैल 1982 में ही जो आपका एग्जिम बैंक भी बनता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक जो है ये क्या करता है, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है। देखो, जहां सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स होंगे उसको हम कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां सिर्फ पब्लिक प्लेयर होंगे, सरकारी लोग होंगे, सिर्फ सारे सरकारी काम, सरकार का ज्यादा इंटरफेयर, उसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। भारत कैसा है, प्राइवेट काम भी है पब्लिक काम भी है। तो भारत के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी यानी को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर का को एग्जिस्टेंस ही मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। आंसर क्या आ जाएगा, सी, सी फॉर कैट, आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट इज द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन अ कंट्री। कंट्री के अंदर बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर कौन सा राज्य है। आप सबको पता है असम राज्य जो है वो बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर है, असम बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं।
फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर डिवोटेड टू इंक्रीज्ड और मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल स्टॉक, जो आपने एक्सपेंड किया कैपिटल स्टॉक को मेंटेन करने का, उसको कहते हैं क्या? नो। कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आपका नेट स्टॉक क्या है डेप्रिसिएशन के बाद, आफ्टर डेप्रिसिएशन आपका नेट एडिशनल स्टॉक क्या है, आपने और क्या स्टॉक ऐड किया है डेप्रिसिएशन के बाद, इसको हम ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। ठीक है, डी फॉर डॉगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? आप सब लोग जानते हैं 66-67 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इसके अंदर हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स हम लोग मैक्सिको से लाए थे, और इसके फादर किसको कहा जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, इंडिया के अंदर फादर हैं एमएस स्वामीनाथन। क्या नाम है? एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके फादर कौन है? ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके फादर है, क्या नाम है उनका? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के हैं, और इन्होंने ही भारत को हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के बारे में बताया था। हम लोग वीट के और राइस के सीड लेके आए, और हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, इन 3 जगह हम लोगों ने प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ा दी थी, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। 66-67 में आया। इसी वक्त क्यों आया? क्योंकि भारत इसी वक्त बहुत पस्त था, बहुत ज्यादा अकाल, बहुत ज्यादा सूखा, ड्रॉट कंडीशन यहाँ पे थी, भारत का अनाज खत्म हो गया था। चाइना से युद्ध हार चुके हैं 1962 में। 1965 में 1965 में पाकिस्तान से हम लोग वॉर जीते हैं, बट वॉर में नुकसान तो अपना भी हुआ ना, खर्चा तो अपना भी लगा, ऊपर से सूखा पड़ गया, कृषि भी खराब हो गई, एग्रीकल्चर खराब हो गई। अब हम लोगों को उस एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करना पड़ा, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। 66-67 में आया। फिर 1968 में इंदिरा गांधी ने, देश की माननीय प्रधानमंत्री, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, इन्होंने स्टैंप भी शुरू की थी, जिसके अंदर व्हीट रिवॉल्यूशन को दिखाया हुआ है, गेहूं की क्रांति को दिखाया गया है, ऐसी स्टैंप भी इन लोगों ने चलाई थी। ठीक है, तो ये सब बातें रिलेटेड हैं जो मैंने आपको बताई, और आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेजर एम ऑफ अ कंट्री टू डीवैल्यू इट्स करेंसी, हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू क्यों करते हैं? देखो, इंडिया ने अभी तक 3 बार करेंसी को डीवैल्यू किया है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। हमने 3 बार अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया है। डीवैल्यू क्यों करते हैं? ताकि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए। अब आप कहोगे मैडम डीवैल्यू से एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज हो जाता है? तो मैंने ये इंटरनेशनल ट्रेड में यूट्यूब में ही प्लेलिस्ट पे जाओ, 34 वीडियोस बताई हुई है, वहीं पे ही एक्सचेंज रेट समझाया हुआ है, और उनका इफेक्ट बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से मैंने समझाया था। एक बार वहां जाके उसको देखिए तो आपको आइडिया लगेगा कि डीवैल्यूएशन में होता क्या है। हम लोग जो $1 40 रुपीज चल रहा है, हम लोग उसको बढ़ा के $1 90 रुपीज कर रहे हैं। हम जानबूझ के अपनी करेंसी को कमजोर कर रहे हैं, इसको हमने कहा डीवैल्यूएशन। ठीक है, और इससे क्या होता है? जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट जो है वो राइज हो जाता है, लेकिन इंपोर्ट महंगा हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर पहले की तुलना में अब ज्यादा महंगा इंपोर्ट अपने को मिलने लग जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है देश के अंदर। ठीक है, बहुत सारे इफेक्ट मैंने आपको इसके कराए थे, एक बार जाके उस वीडियो के अंदर देखना, आपको आइडिया लगेगा, समझ आएगा। एनकरेज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरनल प्राइस ड्यूरिंग डीवैल्यूएशन, आपकी इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा? हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, राइज हो जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? बिकॉज अब अपना रुपया कमजोर हो चुका है, हम अपने रुपये में ताकत कम हो चुकी है। जो $1 40 के बराबर था, हमने उसको $1 60 के बराबर कर दिया। पहले अपने को जो ऑयल है पहले भी $1 में मिलता था, आज भी बाहर से ऑयल $1 में ही मिलता है, लेकिन पहले हमको हमारे देश का 40 रुपया खर्च करना पड़ता था, आज आपको अपने देश का 60 रुपया खर्च करना पड़ेगा। यानी भारत के अंदर महंगाई आ जाएगी। जो 1 लीटर तेल $1 के बदले 40 का मिलता था, अब वो 60 रुपए का मिल रहा है, जिससे भारत के अंदर महंगाई आ जाएगी। यानी प्राइस जो है, इंटरनल प्राइसेस जो है वो राइज हो जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इकोनॉमी किसको कहते हैं? बिल्कुल इजी, सबको पता है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है, और हर सब्जेक्ट का फादर आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर मनी किसको कहते हैं? जब मैं इन्फ्लेशन करा रही थी मैंने आपको बताया था कोई भी चीज डियर कब लगती है, प्यारी कब लगती है, जब वो कम होती है, जब वो थोड़ी होती है, जब वो लेस रह जाती है, बहुत शॉर्ट हो जाती है, उसको हम डियर मानने लगते हैं। जिंदगी थोड़ी सी बची है, हमको यूं लगेगा कि हे भगवान 2 घंटे और हमको सांस दे दे, ठीक है, हमको वो प्यारा लगने लग जाएगा। कोई भी चीज जो थोड़ी है वो प्यारी लगेगी। यहाँ पे हम मनी को डियर बना रहे हैं, यानी मनी को कम कर रहे हैं। मनी अपने को लेस करनी है मार्केट में। और मनी लेस कब होएगी? जब आपको लोन बहुत मुश्किल से मिल रहा है, लोन बहुत महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, यानी कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ही डियर मनी कहलाता है। जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, उसी को ही हम डियर मनी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब सेटअप हुई थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये क्या करता है? ये प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान बनाता है उसका फाइनल अप्रूवल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही देता है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बना था, ये 6 अक्टूबर 1952 को बना है, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके चेयरमैन जो है वो प्रधानमंत्री ही होते थे, चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो 6 अक्टूबर 1952 को आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैरो मनी किसको कहते हैं? नैरो मनी, अब मैंने आपको टाइप्स ऑफ मनी बताया था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताए थे M1, M2, M3, M4, ठीक है, 1 से N याद करने को कहा था, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए नैरो मनी, ये हो गए नैरो मनी। नैरो मनी कौन सा होता है? जो पैसा आप झट से यूज कर सकते हो, जल्दी से आपके हाथ में आ जाए, उसको हम नैरो मनी कहते हैं। तो यानी जो पैसा अपनी जेब में है, अपनी पॉकेट में है, यानी करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक, वो नैरो मनी का हिस्सा होगा। पब्लिक के पास जो पैसा है, उनके घरों में, उनकी जेब में जो पैसा है, और साथ में आपने जो डिमांड डिपॉजिट किया है बैंकों में, जैसे करंट अकाउंट खुलवाया है, सेविंग अकाउंट खुलवाया है, ठीक है, वो जो पैसा होगा वो भी नैरो मनी कहलाएगा, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट को भी आप जैसे ही डिमांड करोगे आपके हाथ में आ जाएगा। M3 और M4 को देखो, 3 ऐसे बनता है, इसको B बना दो, यानी M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं, M1 और M2 को नैरो मनी कहते हैं। हालांकि चारों में कुछ कुछ डिफरेंस है, मैं उस पे नहीं जा रही, मैं बस आपको नैरो मनी का मतलब बता रही हूँ कि वो पैसा जो आपको जल्दी से मिल जाए, दिक्कत ना हो, बहुत समय ना लगाना पड़े। तो यहाँ पे नैरो मनी, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट का है मैंने, टाइम डिपॉजिट नहीं कहा, FD नहीं कह रही, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की बात हो रही है। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। ये है सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि जो पैसा आप लोगों के बीच में घूम रहा है एक जेब से दूसरी जेब, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। आंसर क्या आ जाएगा? A फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल टेंडर मनी किसको कहते हैं? लीगल टेंडर मनी उसको कहते हैं दैट मस्ट बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल, दैट मस्ट बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल, जिसको कोई भी मना ना करे, जिसमें आप अपने सारे ऋण का भुगतान कर सके, सारे लोन्स को रीपे कर सके, उसको हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। तो हो सकता है चेक तो कोई मना कर दे कि मुझे चेक नहीं चाहिए, हो सकता है ड्राफ्ट भी कोई मना कर दे कि यार ड्राफ्ट मेरे यहाँ नहीं चलेगा, मेरा बैंक में खाता ही नहीं है। लेकिन जो करेंसी होती है, करेंसी नोट जिसको RBI ने छापा है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा? करेंसी नोट्स जो है वो लीगल टेंडर मनी के अंदर आ जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन है जो आपको बताना है, आपको बताना है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है कि इंडिया कैसा है? इंडिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, गांधीयन इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, या फ्री इकोनॉमी है? भारत की इकोनॉमी कैसी है ये आप बताओगे। हालांकि क्वेश्चंस में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जितने ध्यान से आपने सुना होगा आप इसका आंसर बता पाएंगे। मैं कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स को, और बहुत बढ़िया कमेंट आप करते हैं, बहुत बढ़िया आंसर्स आप लोग दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक तो मंडे को मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम को 7 बजे, शाम को 7 o'clock मैं मिलती हूँ। ये आता है करंट अफेयर वाला, फाइनेंस वाला करंट अफेयर हम करते हैं। फिर हम मिलते हैं ट्यूसडे को शाम को 4 बजे, ठीक है, अभी चल रहा है MCQ सेशन, ठीक। फिर हम मिलेंगे फ्राइडे को शाम को 4 बजे, ये भी क्या चल रहा है? ये भी हमारा MCQ सेशन चल रहा है, ठीक है, ये भी MCQ सेशन हम लोग लेते हैं, ठीक। ऑलरेडी कवर्ड, ऑलरेडी कंप्लीटेड, मैंने बेसिक इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट जो है वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके परचम क्लासेस पे ऑलरेडी वो चल रही है, आप लोग देख सकते हैं।
इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट। आपको पता है हमारे यहाँ पे 6 मंथली करंट अफेयर आपको यूट्यूब पे ऋचा मैम के मिलते हैं, ठीक है। आपको पूजा मैम डेली करंट अफेयर करा रही हैं, पूजा मैम जो है वो डेली करंट अफेयर करा रही हैं। ये जो है ऋचा मैम कराती हैं, इसके बारे में आपको पता ही है, ठीक। अच्छा, और क्या क्या चल रहा है, पॉलिटी की क्लासेस हमारे चैनल पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक। और आपको एक गवर्नर जनरल वाली वीडियो भी जो है हमारे ही चैनल पे मिल रही है, जिसमें एक गवर्नर जनरल को पकड़ के उसके बारे में सारी डिटेलिंग मैम पूजा मैम डिस्कस करती है। तो जिस भी एस्पिरेंट जो हमारे चैनल पे नया है उसके बारे में हम ये सारी बातें आपको बता रहे हैं। कुछ भी चीज मिस मत करना, सब कुछ आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने वाला है। सो थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन का आंसर करना आप लोग कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करती हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे हो। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।